वेलकम, गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से दोबारा से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ की, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, किस तरह से क्या चीज़ें हुई उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ लाइफ से, तो उन सारी ही चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हुई। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे चीज़ें दी हुई हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि 10 से 16 खरब वर्ष पूर्व जो है इलियम, यानी कि स्पेलिंग की अगर हम लोग बात करें YLEM इंग्लिश में हो जाता है, यानी कि इलियम नामक पदार्थ से इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि आप कह सकते हैं आदि पदार्थ यानी कि प्रीमोर्डियल मैटर कह सकते हैं। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में क्या बताया गया, किस तरह से क्या चीज़ें गई कि शुरुआत में बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा विशाल तप्त यानी कि बड़ा, बहुत ज़्यादा गर्म और सघन गैसीय कह सकते हैं कि बादल के रूप में ये था। और इसी वजह से इसका जो तापमान कह सकते हैं 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक से भी ज़्यादा अधिक था, ये चीज़ बताई गई थी। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही के समान पदार्थ के कण, यानी कि कण क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं या पार्टिकल जिसको हम कहेंगे, के प्रतिपाद के प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल्स थे। तो ये एक बात हो जाती है जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, यानी कि जीवन की उत्पत्ति की जब हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको स्क्रीन पे चीजें दिख रही होंगी, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन परिकल्पनाएं, यानी कि अगर हम लोग बात करें कह सकते हैं इसको कि एशियन थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि प्राचीनतम जो भी परिकल्पनाएं हैं जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आता है विशिष्ट सृष्टिवाद की, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीजें हैं। दूसरा है यहाँ पे यंत्रवाद, तीसरा है यहाँ पे स्वतः जननवाद, चौथा है जीव जननवाद, पांचवा है आपका ब्रह्मांडवाद और छठा जो है वो जीवन का जैव रासायनिक उद्भव। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सारी ही चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विशिष्ट सृष्टिवाद या धार्मिक परिकल्पनाओं की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और रिलीजियस थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि धार्मिक जो परिकल्पनाएं थी शुरुआती दौर में किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चूंकि इसमें धर्म से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट आपको दिख रहा होगा, बाइबल के अनुसार, यानी बाइबल एक बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता है, उसके अनुसार क्या चीज़ें बताई गई कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो 6 दिनों में हुआ। किस तरह से क्या चीज़ें हुई, पहले दिन पृथ्वी व स्वर्ग का तथा दूसरे दिन आकाश बना, तीसरे दिन भूमि व पेड़ पौधे बने और चौथे दिन जो है वो सूर्य, चंद्रमा व अन्य ग्रह, पांचवें दिन मछलियां एवं पक्षियों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई कि शुरू में केवल यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें बताई कि शुरू में केवल पुरुष यानी कि आदम बना, बाद में इसकी 12वीं पसली से प्रथम स्त्री कह सकते हैं कि प्रथम स्त्री की रचना हुई। इसके सबसे बड़े समर्थक स्पेन के पादरी फादर जो थे, यहाँ पे दिया हुआ आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी, स्योरेज और आर्च बिशप, उनसे कह सकते हैं इन्होंने, मतलब ये जो दो लोग थे ये इनके बहुत बड़े कह सकते हैं समर्थक थे, जो कि स्पेन के रहने वाले थे। तो इस चीज़ का उन लोगों ने समर्थन किया। नेक्स्ट इसमें चीज़ें आ जाती हैं किस तरीके से, पुराणों में क्या चीज़ें दी गई उसको हम देखेंगे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। देवता, मनुष्य एवं राक्षस ब्रह्मा के सिर से, पक्षी छाती से, बकरियां जो थे वो मुंह से तथा पेड़ पौधे शरीर पर उगे बालों से बने। निर्माण दिवस से आज तक पृथ्वी के सभी जीवधारी बिना किसी परिवर्तन के अपने पुराने रूप में चले आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ बताई गई। यानी कि अभी हम लोग जो बात करें, सबसे फर्स्ट जो हमारा हेडिंग हम लोग देख रहे होंगे, यानी कि धार्मिकता के आधार पर क्या क्या परिकल्पनाएं हैं या जो भी हाइपोथेसिस है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग ने बात की बाइबल के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हो गया। उसी तरीके से पुराणों के अनुसार सारी ही चीज़ों का निर्माता जो है वो ब्रह्मा के द्वारा हुई, किस तरीके से उनके ऑर्गन या जो भी चीज़ें थी उनसे किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। तो ये सारी चीज़ें बताई गई फर्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी चीजें बताई गई, लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्टार के फॉर्म में नोट्स चीजें दी गई हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात का समर्थन नहीं करते। यानी कि कहने का क्या मतलब, ये एक धार्मिकता के तौर पे चीजें बताई गई हैं, या जो भी परिकल्पनाएं हैं या जो भी हाइपोथेसिस हैं, इनके अनुसार जो भी चीजें बताई गई, उन सारी ही चीजों का जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी साइंस को मानते हैं, वो इस चीज का समर्थन नहीं करते। यानी कि कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात का समर्थन नहीं करता है। तो ये एक चीज यहाँ पे हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट के बाद जो सेकंड हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि जो दूसरा जो हमारा आता है यंत्रवाद या आकस्मिक अकार्बनिकवाद जिसको कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि, यानी कि अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो मैकेनिस्टिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी इस थ्योरी में क्या चीज़ें बताई गई हैं या इसके अनुसार क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। इनके अनुसार कि पृथ्वी पे क्या होता है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, भयंकर प्रलय आता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। फिर उनका जो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कितने बहुत सारे जो पर्वत होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, कई धंस जाते हैं। तो इसकी वजह से जो भी चीज़ें जो भी परिवर्तन आते हैं तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि एकदम से अंत में फिर क्या होता है, प्रलय के बाद जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे अकस्मात ही नए जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो ये चीज़ इनके अनुसार बताई गई। अब यहाँ पे ये बताया गया कि इस चीज़ को, या कह सकते हैं हैकल ने इस सिद्धांत को यंत्रवाद का नाम दिया, और इनका मत था कि विशेष परिस्थितियों में, यानी कि स्पेशल सिचुएशन जो हो जाती है उनमें, जैसे किसी पदार्थ के घोल में से उस पदार्थ के रवे बनके, जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं रवे बनकर अलग होने लगते हैं, उसी प्रकार की नहीं विशेष वातावरणीय दशा में अजैव पदार्थ के घोल में अकस्मात ही कह सकते हैं कि एकदम से जीव रूप बने, मतलब इस तरीके से जीव रूपी रवे जो होते हैं वो बने। तो ये इनके अनुसार, यानी कि कह सकते हैं हमने बात की यहाँ पे यंत्रवाद की या आकस्मिक कार्बनिकवाद के अनुसार किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ये एक बात हो गई, तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है जो कि थर्ड, जिसको हम लोग कहेंगे स्वतः जनन या अजीवात जीवोत्पत्ति, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशंस और ए बायोजेनेसिस जिसको कहा जाता है, यानी कि स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पादन। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, अब देखेंगे कि इस थ्योरी के अनुसार क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है। इस बात के अनुसार ये चीज़ें बताई गई हैं कि जितने भी सजीव होंगे, या ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब हम लोग बात करते हैं जीवों की उत्पत्ति, तो इसमें ये चीज़ें बताई गई कि जीवों का जो जन्म है वो निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है, नॉन लिविंग से लिविंग। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या चीज़ें बताई कि तालाबों के कीचड़ से मछलियाँ, मेढक, सांप, कछुआ, घड़ियाल आदि तथा कूड़े करकट या गोबर आदि से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। अब ये तो एक बात हुई कि इन्होंने बताया किस तरह से क्या चीज़ें हैं, ये एक तरीके की इनकी जो मान्यताएं थी। एक और एग्जांपल यहाँ पे आता है जिसको हम लोग देखेंगे। मिस्र वासियों का विश्वास था, यानी कि मिस्र में जो लोग रह रहे हैं उनका ये विश्वास था कि नदी के कीचड़, वहाँ पे क्या उनका ये विश्वास था कि सूर्य की किरणों में नील नदी की कीचड़ से गर्म होने पर उससे क्या हो जाते हैं, मेढक, सांप, चूहे तथा घड़ियाल बन जाते हैं। तो ये उनका, वहाँ के जो निवासी से उनका ये एक विश्वास था कि सूर्य की किरण जब नील नदी में पड़ती है तो उसकी वजह से उसके फलस्वरूप ये सारी चीज़ें निर्मित हो जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें कह रहे हैं कि वॉन हेलमंड 1642 ने दावा किया कि पसीने से भीगी गंदी कमीज, यानी कि कोई कमीज है जो काफ़ी गंदी हो, स्वेट उसमें लगा हुआ, या कह सकते हैं पसीना है जो, वही चीज़ यहाँ पे कहने कि उन्होंने दावा किया कि पसीने से भीगी गंदी कमीज को गेहूं के दानों के साथ अंधेरे स्थान पर दबाने से, या उसको हम रखेंगे या छोड़ दें, तो उसे 21 दिन में उससे चूहे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या चीज़ें बताई गई हैं कि 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो निर्जीव होते हैं उनसे सजीवों का उत्पत्ति जो होती है वो स्वतः हो जाती है, जैसे कि तालाबों की कीचड़ से जो है वो मछलियाँ, सांप वगैरह आ जाते हैं। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी मिस्रवासी थे उनका ये विश्वास था कि सूर्य की किरणों की वजह से नील नदी में जब वो पड़ती है तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति हो जाती है जितने भी सजीव होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दी गई है मेढक, सांप, चूहे इत्यादि, घड़ियाल।
तो ये हो गया। फिर उसी में जो दूसरे साइंटिस्ट उन्होंने क्या बातें बताई कि वॉन हेलमान 1642 में इन्होंने क्या बताया कि कोई गंदी कमीज है और पसीने से लिपटी हुई है या उसमें पसीना लगा हुआ है, उसमें हम गेहूं के दानों को अगर बांध के और दबा दें या रख दें 21 दिनों तक, तो उसमें से हम देख सकते हैं कि चूहों की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, यानी कि उसमें से चूहे फॉर्म हो जाते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ परिकल्पनाएं थी, या हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस थी कि इस तरह से क्या चीजें बताई गई। अरस्तु ने इस मत को थोड़ा बदल कर प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये एक नई चीज यहाँ पे आती है कि उन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा चेंज किया, किस तरह से क्या चीजें बताई। उनके अनुसार ये चीजें बताई गई कि मतलब नई नई किस्मों के जो जीव होते हैं वो निर्जीव पदार्थ से स्वतः जनन द्वारा बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है कि बने जीव पारस्परिक जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अतः जीवों की नई किस्में जो है वो निर्जीव पदार्थों से स्वतः जनन से बनती हैं। ये बात किन्होंने बताई? अरस्तु जी ने ये चीज कही। तो ये एक बात हो जाती है। जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे स्वतः जनन या अजीवोत्पाद जीवोत्पत्ति की, जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन और एबायोजेनेसिस की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये एक चीज हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है जीवन जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद, जिसको इंग्लिश में कहेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके पहले हम लोगों ने ए बायोजेनेसिस पढ़ा था, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस तरह से क्या चीज़ें इन्होंने बताई या इसमें क्या चीज़ें बताई गई। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 17वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न वैज्ञानिकों ने अजीवोत्पाद जननवाद का खंडन कह सकते हैं किया, यानी कि इस चीज़ को खंडित किया या नहीं स्वीकार किया, या इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें फिर इसमें क्या चीज़ें नहीं आई सामने कि हार्वे 1578 टू 1657 में इन्होंने क्या कहा कि जीवनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस, उन्होंने क्या चीज़ें बताई कि वर्तमान दशा में, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं संभव है। यानी कि कहने का क्या मतलब कि इसके पहले चीज़ें बताई गई थी कि जितने भी निर्जीव होते हैं उनसे सजीवों की उत्पत्ति हुई है या सजीवों का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल कह सकते हैं वर्तमान दशा है, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें क्या है, पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते हैं। पहले से ही विद्यमान, या कह सकते हैं कि पहले से ही जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, जैसे कि जीवों के अंडे हो सकते हैं, ठीक है, एग्स जो होंगे, बीजों का बीजाणुओं से नए नए जीव बन सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ नहीं इन्होंने बताई, क्योंकि इन्होंने क्लियरली चीज़ों को कहा कि निर्जीव से सजीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, बल्कि उसके लिए पहले से कुछ चीज़ें विद्यमान हो, यानी कि अंडे हो सकते हैं या बीजों का बीजाणु हो सकता है, तो इससे नई चीज़ें बन सकती। तो ये इन्होंने चीज़ें बताई। उसी में एक और जो हमारा हेडिंग आता है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें बताई गई हैं। फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, यानी कि रेडिस एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत क्या चीज़ें बताई गई उसको हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि किस तरीके से क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत क्या चीज़ों को बताया गया। अब इसमें देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें बताई गई। इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी, जिनके नाम से एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया कि 1621 टू 1697 में इस तरीके से, या कह सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1668 में निम्न अभी जो चीज़ें बताई जाएंगी उसके प्रयोग द्वारा क्या चीज़ें बताई इन्होंने। स्वतः जननवाद का खंडन किया, जिससे कि किस तरीके से उन्होंने क्या चीज़ों को बताया कि उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ मछलियों को पानी में खूब उबाला, यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि ये जो प्रयोग इन्होंने किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि फिश जो होती हैं, मछलियाँ जो थी, उनको पानी में खूब देर तक उबाला, ताकि उनमें उपस्थित जो भी उनके अंदर, या मतलब जिस तरीके से फिश को उबाल रहे थे, तो उनका पर्पस ये था कि उनमें उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव जो हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो मर जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने उसको उबालना शुरू किया। उबली हुई मछलियों को शीशे के 3 जार में रखा, यानी कि पहले तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि मछलियों को इस तरीके से बॉईल किया कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म जीव है, वो खत्म हो जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शीशे के 3 जार लिए, उन्होंने तीनों ही जारों में फिश को रखा, और क्या चीजें की उसको हम लोग देखेंगे। एक जार को खुला छोड़ दिया, ठीक है, पहली सिचुएशन में क्या किया, एक जार को उन्होंने खुला ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि दूसरे जार का जो मुंह है उसको उन्होंने मलमल के कपड़े से ढक दिया, और जो तीसरा जार था उसका उन्होंने क्या किया कि उस पर उन्होंने
पार्चमेंट पेपर से उसको बांध दिया। तो क्या चीज़ है कि इन्होंने फिश को तीनों ही जार में डाला। फर्स्ट में क्या किया उन्होंने, ओपन छोड़ दिया। दूसरे में क्या किया इन्होंने, मलमल के कपड़े से बांध दिया। और तीसरा जो है वो पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। तो ये चीज़ इस तरीके से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। कुछ दिनों बाद देखा कि पहले जार में, अभी एक्सपेरिमेंट चूंकि चल रहा था, उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की या क्या निरीक्षण किया या क्या पाया किस तरीके से चीज़ें, तो उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद इसमें क्या चीज़ें चेंजेस हुए या जो भी चीज़ें थी। तो जब इन्होंने ऑब्जर्व करना चीज़ों को शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा कि पहले जार में मक्खियों तथा अन्य कीटों के लार्वे बन गए हैं। लार्वे यानी कि आप कह सकते हैं जो लार्वास होते हैं वो फॉर्मेशन हो गया उनका। किंतु दूसरे जार पर मक्खियों में जार के मुख पर बंधे मलमल के टुकड़े पर अंडे दिए हैं। यानी कि फर्स्ट में जब उन्होंने देखा, फर्स्ट जो जार था उनमें क्या चीज़ें देखी कि बहुत सारे कीट मकोड़े मक्खियों ने लार्वी उसमें उस चीज़ को उन्होंने देखा, शो हो रही थी। दूसरे में क्या देखा कि वो जो मलमल का कपड़ा था उसके ऊपर जो मक्खियाँ थी उन्होंने अंडे दिए और बाकी सब चीज़ें की। और फिर उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि मलमल के टुकड़े जो हैं, या कह सकते हैं इस तरीके से हम, और उसके बाद जैसे इन्होंने सेकंड को चेक किया, उसके बाद थर्ड की जब बारी आई तो तीसरे जार को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की कि तीसरे जार में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था। तथा इस प्रयोग से रेड्डी ने यह सिद्ध किया कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से ही लार्वी और नई मक्खियां बनी थी। तो ये एक चीज़ बात हुई कि इन्होंने ये चीज़ें सिद्ध की। तो इस तरीके से ये इनका होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है, आपका देख रहे होंगे स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही हैं, लॉरेंजो स्पैलेंजनी का प्रयोग। उनके अनुसार क्या क्या चीज़ें बताई गई, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी कि एक प्रयोग किया, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने क्या काम किया कि पौधों तथा जंतुओं के शोरबे को बंद फ्लास्क में पर्याप्त समय के लिए क्या किया, उसको बॉईल किया, यानी कि इस तरीके से उबाला। और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि उबाला जिससे कि उसमें उपस्थित जितने भी जीव हों वो नष्ट हो जाएं। और उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या कहा कि फ्लास्क में भली प्रकार से करके उसको बांध दिया। बांध इसलिए दिया ताकि वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, यानी कि वायु रुद्ध कर दिया उसको, ताकि उसमें फ्लास्क के अंदर कोई भी वायु प्रवेश ना कर सके, यानी कि बिल्कुल एयर टाइट कर दिया। इस फ्लास्क में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई और ना ही शोरबा सड़ा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया कि जीवों की उत्पत्ति हुई या शोरबा भी सड़ गया या कुछ इस तरीके से उसमें कुछ चेंजेस आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका कहना था कि वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उससे की वजह से क्या होता है कि जो खुले मांस या जो भी शोरबे होते हैं उस पर पहुंचकर नए जीवों का वो उत्पन्न करते हैं। तो ये एक चीज़ थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, फ्लास्क को बिल्कुल एयर टाइट कर दिया था ताकि उसमें से हवा ना घुस सके, क्योंकि हवा में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अनेक वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग एवं इनके परिणामों का कारण नए जीवों की उत्पत्ति न हो सकी। तो ये एक चीज़ उन्होंने बताई कि किस तरह से क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो भी परफॉर्म किया। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है लुई पाश्चर का प्रयोग। इसमें इन्होंने क्या चीज़ें बताई उसको हम लोग देखेंगे। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल व यीस्ट के पाउडर से आधा भरा तथा फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके एस शेप कह सकते हैं, यानी कि एस के आकार के हंस की गर्दन में मोड़ दिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक फ्लास्क, उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ें कही कि अब फ्लास्क के घोल को खूब उबाला जिससे कि फ्लास्क की सारी हवा जो है वो एस नली में से बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल ना तो सड़ा है और ना ही क्या कह सकते हैं कि इसमें ना ही सड़ा है, ना ही इसमें किसी प्रकार का कह सकते हैं कि जीव बने हैं। यद्यपि यह मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में था। तो ये एक चीज इन्होंने बताया कि किस तरह से क्या चीजें हुई हैं। इसका कारण यह है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर रही थी, परंतु वायु में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म नली में ही फंस जा रहे थे। कहने का क्या मतलब कि जो भी फ्लास्क था, ठीक, उसमें वायु तो जा रही थी, लेकिन वायु के साथ जो सूक्ष्म या जो छोटे छोटे जीव थे, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो सीधे ना जाकर, चूंकि वो एस शेप था तो उससे क्या होता है, तो सीधे ना जाकर वो उसमें जाके फंस जा रहे थे।
ठीक है, तो जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वही चीज इन्होंने कहा कि जब फ्लास्क की इस तरीके से चीजें बताई, इसका कारण यह है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु में फ्लास्क में प्रवेश कर जाती थी, लेकिन वायु में उपस्थित जो भी एयर तो जा रही थी, लेकिन उसमें जो भी उपस्थित बैक्टीरिया थे या जो भी अन्य जीव थे वो नली में फंस जाते हैं। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ दी गई तो उसके तरल पदार्थ में बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। यानी कि जब इन्होंने ये चीजें बताई तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया कि उसकी फ्लास्क को तोड़ दिया गया या वहां से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि ग्रीवा तोड़ दिया गया तो उसके तरल पदार्थ में बहुत से सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो गए थे। क्योंकि फ्लास्क को मोड़ा था एस शेप में, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एयर के संपर्क में तो था, लेकिन उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो रहे थे, वो वहीं पे नलिकाएं में ही चिपक जा रहे थे, जिसकी वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। जब फ्लास्क को ही हटा दिया गया, कट आउट कर दिया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखा गया कि उसमें बहुत सारे जीव या सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए थे। तो ये बात इन्होंने बताई अपने एक्सपेरिमेंट में, लुईस पास्चर ने। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, या क्या चीजें बताई गई निष्कर्ष के तौर पे या कंक्लूजन के तौर पे, पास्चर ने यह सिद्ध किया कि जीवाणु रहित मांस के शोरबे में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है। किसी भी मतलब इससे भी यही सिद्ध करता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि जीव की उत्पत्ति जो है या ओरिजिन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, वो जीवों से ही होती है। इसी को जीवात जननवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है फिफ्थ आपका ब्रह्मांडवाद, यानी कि कॉस्मोइक थ्योरीज के अनुसार क्या चीजें बताई गई। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो अजीव तथा सजीव पदार्थों की उत्पत्ति के साथ ही हुई थी। किस तरह से चीजें बताई गई इसमें कि ब्रह्मांड के किसी अज्ञात भाग या नक्षत्र से प्रतिरोधी बीजाणुओं के रूप में, तथा हेल्महोल्ट्ज के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि उल्का पिंडों के साथ जीव आदि पृथ्वी पर आया। तो ये इन्होंने बताया। सन 1973 में फ्रांसिस क्रिक एवं लेस्ली ऑर्गन ने इस मत का समर्थन किया। इन दोनों ने ही चीजें कहा कि हाँ, इस चीज के लिए वो इन्होंने समर्थन दिया कि किस तरह से क्या चीजें हैं। अधिकांश वैज्ञानिक इस मत को नहीं मानते, ज्यादातर जो भी साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष इतना ठंडा, शुष्क या कह सकते हैं यहाँ पे इरेडिएटेड है कि इसमें से गुजरने वाले जीव जीवित नहीं रह सकते। तो जो चीज़ें इन्होंने इसमें बताई गई इसके अनुसार, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मांडवाद की, कॉस्मोइक थ्योरी के अनुसार जो भी चीज़ें बताई गई, तो उसको इस चीज़ को बहुत सारे वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि जो अंतरिक्ष का मतलब वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग है कि वो इतना ठंडा है, शुष्क है, इरेडियंट है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें चीज़ें क्या आ जाएंगी, जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, छठा है जो कि है आपका जीवन के उद्भव की आधुनिक परिकल्पना या जीवन का जीव रसायन उद्भव या प्रकृतिवाद जिसको कहा जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और नेचुरलिस्ट थ्योरी जिसको कह सकते हैं हम, नेचुरलिस्टिक थ्योरी जिसको कहते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। रूस के प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ AI ओपेरेंट ने जीवन के उद्भव की जैव रसायन परिकल्पना या भौतिकवाद पेश किया, यानी कि इन्होंने चीज़ों को बताया। इसे भौतिकवाद या प्रकृतिवाद भी कहते हैं। सन 1936 यानी कि 1936 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवों की उत्पत्ति हम कह सकते हैं, में इस परिकल्पना का व्याख्यान की या इस तरीके से चीज़ें बताई गई थी। हेल्डेन ने भी ऐसी ही परिकल्पना की, यानी कि दूसरे जो वैज्ञानिक अगर हम बात करें, हेल्डेन ने भी ऐसी ही परिकल्पना की, ऐसी हाइपोथेसिस की। अब इस परिकल्पना के कह सकते हैं या अब इस परिकल्पना के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पहले सारी आदिकालीन पृथ्वी पर इस प्रकार की दशाएं थीं कि विशेष भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक व कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कह सकते हैं कंपाउंड बने, यानी कि यौगिक बने। इन यौगिकों के विशिष्ट रूप में संगठित एवं संघनित होने पर जटिल यौगिक बने, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं बने। और फिर अजीव कार्बनिक यौगिकों के समुच्चय से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे।
तो पूरी ही चीज़ें इन्होंने किस तरीके से बताएं कि कब कब चीज़ें किस तरीके से हुई, फिर कंपाउंड बने और फिर इस तरीके से इन्होंने बताया कि ऐसी रचना बनी जिसका निर्माण हुआ जिसमें कि जीवन के लक्षण थे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सारे लिविंग बीइंग से थे। तो वो सारी चीज़ें दिखी। इसे ओपेरिन सिद्धांत भी कहते हैं, तो इस नाम से भी ये जाना जाता है, यानी ओपेरिन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इस मत के अनुसार, या कह सकते हैं कि इस मत के अनुसार पृथ्वी और फिर उस पर जीवों की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को 8 पदों में बांटा गया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसको भी होगा, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम लोग देखेंगे इसको। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बात की ओरिजिन ऑफ लाइफ की, यानी कि हम लोगों ने जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्या चीज़ें थी। यानी बहुत सारी थ्योरीज या परिकल्पनाएं थी जिनको मान्य माना गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी इसमें जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति या जितने भी वैज्ञानिक हैं इस तरीके से उस चीज़ को नहीं माने, या जिस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे भी चीज़ होंगी। ओके, थैंक यू क्लास।